देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसे मास मर्डरर के बारे में जिसका नाम था हम्माद सिद्दीकी। ये एक ऐसा इफरीत था जिसने आज से 5 साल कबल कहा जाता है कि जिसने सानिया बल्दिया टाउन में होने वाली 280 हलाकतों की मंसूबाबंदी की। न सिर्फ मंसूबाबंदी की बल्कि इस मंसूबे को, इस घिनौने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया। ये इंडिविजुअल नहीं था, ये एक सियासी जमात से वाबस्ता था। इसका ताल्लुक़ था उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। कराची तंजीमी कमेटी का इंचार्ज था। न सिर्फ यहाँ इसने टारगेट किलिंग का बाजार गर्म कर रखा था, शहर में होने वाले लिसानी फसादात की प्लानिंग ये किया करता था। ये मेरा फतवा नहीं है, ये शहर भर के अखबारात बताते हैं, ये पाकिस्तान भर का मीडिया रिपोर्ट कर चुका है। इसके हवाले से GITs बनाई जा चुकी हैं, GITs में शहादतें पेश की जा चुकी हैं। इसलिए इन सारी बातों को दोहराने में कोई कबाहत नहीं है। ये एक ऐसा आदमी था कि जिससे बाकायदा, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शायद बाकायदा एक सियासी सरपरस्ती हासिल थी। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि एक अकेला हम्माद सिद्दीकी, मेरा अगर इस वक्त जो कैमरे के सामने खड़ा हुआ कैमरामैन है, अगर वो हम्माद सिद्दीकी का हाथ पकड़ ले तो वो अपना हाथ नहीं छोड़ा सकता था। चलता फिरता 302 का ये केस, इसके बारे में अखबार में लिखा है कि ये जब घर से निकलता था तो इसके साथ मुसल्ला गार्ड्स का पूरा कॉन्वॉय चला करता था इसकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। इसकी ज़िंदगी को किससे ख़तरा था? ये तो खुद लोगों के लिए मौत था। कराची में चाइना कटिंग का इसे बेताज बादशाह कहा जाता था। तो क्या इसने चाइना कटिंग से सिर्फ अपने लिए जेबें भरी? क्या इसने उस माल व मता का जो इसने हथियाया, जो इसने हवस ज़र के ज़रिए हासिल किया, क्या ये सब सिर्फ इसी के बैंक अकाउंट में जाता था या नूरुल आरफीन सिद्दीकी या किसी और का भी उसमें कोई हिस्सा था? हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे माशाल्लाह उनकी कारकर्दगी को तो सलाम देना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ तमाम इदारों को अलग अलग बाकायदा फुटबॉल बराबर निशान हैदर बना करके और उनकी खिदमत में तश्तरी में पेश कर देना चाहिए। हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो अपने आप को बाकायदा दुनिया का जय्यद तरीन इदारा कहते नहीं थकते, एक मरतबा फिर मुँह देखते रह गए। इससे पहले इमरान फारूक उनकी आंखों में धूल झोंक करके चले गए थे, और फिर एक रोज़ इमरान फारूक साहब जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो बानी मुत्तहिदा आजकल कहलाए जाते हैं, उनके बगल में बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या ये तमाचा रसीद नहीं किया था हमारे इंटेलिजेंस इदारों के मुंह पे? और उस तमाचे पे मरे पे 100 दुर्रे हम्माद सिद्दीकी भी मुल्क से बाहर चला गया। हम्माद सिद्दीकी का नाम किसी ने ECL में डालने की जहमत क्यों महसूस नहीं की? हम्माद सिद्दीकी को जिसकी पैटर्नेज हासिल थी उसका सुराग लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? इस एक केस में जिसके बारे में मैं मज़ीद घंटों बात कर सकता हूँ, इससे पहले कि मैं मज़ीद जहर उगलूँ, आप पहले मुलाहिज़ा कीजिए उन मुतासरीन की कथा। बेचारे इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, शायद उनकी कथा आपके दिलों पर कुछ ज़्यादा असर करे। चारों बेटियां थी और इसकी फुप्पो और मेरा बेटा। मेरे पापा मुझे 2 दिन से लापता नहीं मिले। जब ये आखिरी टाइम पर है ना, 1 बजे मेरी मुलाकात हुई, 50 में रोटी खाने के लिए आते वापसी गए यहाँ पर। मुलाकात करके गए, इसके पास से वापसी नहीं आए। कितने बच्चे? इनके 4 बच्चे, सबसे 7 साल का ये, बाकी सारे छोटे हैं। क्या बताऊँ आप, बच्चों को देखें आप, इतने से बच्चे क्या करेंगे आप? इनको मैं कैसे संभालूं? माँ जो संभाल सकते हो, मैं थोड़ी संभाल सकता। सुबह हंसते मुस्कुराते सब काम पे गए। हमें नहीं पता था कि कोई भी वापस नहीं आएगा, सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। ख़ानदान के सारे ही अफराद चले गए, सब बहनों के बच्चे चले गए। हमारे बड़ी बाजी थी, उनकी एक बेटी थी, वो सबसे बड़ी बेटी वो भी जल गई इसके अंदर। दूसरी जो छोटी वाली बहन थी उसकी भी 3 बच्चियाँ, एक बेटा, उनका भी जल गया इसके अंदर। हमारी मुमानी थी, उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी इसी में जल गई। कोई भी नहीं बचा, सारी बहनों के बच्चे सारे इसी में ही चले गए, कोई बहनों के बच्चे नहीं बचे हमारे। ये तो सोचना चाहिए था यार, इंसानी जान चली जाएगी, सब चले जाएंगे, मगर उन लोगों ने ये नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपने काम का सोचा, अपने पैसे का सोचा, माल का सोचा। अभी ये चला गया मेरे घर का, ये कफील था कमाने वाला। ये मेरा बच्चा किस तरीके की मौत हुई है, हम तो सारी ज़िंदगी भूल भी नहीं सकता उसको। हमको जब भी याद आता रहेगा हम रोते ही रहेंगे। अगर इन लोगों की कथा ने आपकी आंखों के गोशे नर्म कर दिए तो ज़रा अपने जहन में एक चश्म ज़दन के लिए जरदारी साहब की वो मशहूर ज़माना मुस्कुराहट लाइए जो दिलों पर बिजलियां गिरा देती है। मुझे यकीन है कि आपका खून भी आपकी कनपटियों में, आपकी रगों में खौलने लगेगा। 2012 वो दौर था जब कराची में हज़ारों लाशें गिरा दी गई टारगेट किलिंग में, लियारी गैंग वॉर और MQM के भत्ते की आपस की लड़ाई झगड़ों में। ये एक वाकया अकेले उन तमाम वाकयात पे इसलिए भारी है क्योंकि इससे पहले इतनी संगीन वारदात पाकिस्तान की तारीख में शायद ही होगी, या अगर होगी तो मुझे इस वक्त याद नहीं।
लेकिन सलाम तहसीन पेश करना पड़ता है उन तमाम बेहिस्सों को। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वर्ड अगेन हियर। सलाम तहसीन पेश करना पड़ता है उन बेहिस्सों को जो उस वक्त भी सूबे पर काबिज थे, जो उस वक्त भी विफाक पर काबिज थे, जिनका आज भी वजूद मेरे सर पर किसी संगीन तलवार की तरह लटक रहा है। अगर आपके गोशे, आंख के गोशे आंसुओं से लबरेज हैं तो अपने आंसुओं को पोंछ डालिए और बेहिसी से भरपूर एक वीडियो देखिए जिसमें उस वक्त के वजीर इत्तलात और सिंध के ठेकेदार शर्जील इनाम मेमन साहब आपके असाब को उनके ऊपर बिजलियां गिराने के लिए आ रहे हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए। निहायत अफसोसनाक वाक़या है और सरकार ने जो है फौरी तौर पर कमीशन बना दिया है और जुडिशल कमीशन बना है जो इसकी इंक्वायरी करेगा और जो मिल के मालकान हैं उनके खिलाफ जो है FIR भी काट दी गई है, उनके खिलाफ छापे भी मारे जा रहे हैं। जो जख्मी है उनके लिए तो वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया है कि उनका इलाज सरकार कराएगी, बाकी जो इस जिनकी अमवात हुई है उसके लिए वज़ीर आला साहब खुद आएंगे और वो ऐलान करेंगे। ये उस वज़ीर आला की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे इनएक्टिव वज़ीर आला था। मेरा ख्याल है उस वक्त कूलर तैयार नहीं हुआ होगा तो इस वक्त आप यहाँ पे इनको देख नहीं पा रहे हैं। वज़ीर आला साहब उस वक्त ना पहुंचे, लॉलीपॉप का एक अंबार लेकर के मुतासरीन में तकसीम किया और उसके बाद ये जा वजह। सिंध हाई कोर्ट कहती है हादसात में हलाक अफराद के अहलखाना को 10 रोज़ में मुआवजा दिया जाए। बहुत ही माजरत के साथ सिंध हाई कोर्ट ने यह तयन नहीं किया कि इन लोगों को इंसाफ कब तक फराम कर दिया जाए। ये खबर है 13 सितंबर 2012। 5 साल तक ये शख्स दुबई में अय्याशी करता रहा। इसका मरकजी मुलजिम साने का रहमान भोला बैंकॉक में अय्याशी करता रहा। इंटेलिजेंस इदारों के मुंह पे तमाचा मार के गए, दोनों थूक करके गए माजरत के साथ। जितने चैंपियन है इंटेलिजेंस एजेंसीज के, मैं उन सब के बारे में ये बात कर रहा हूं। इन लोगों को किसने बनाया, इन लोगों को किसने पैदा किया? अगर मैंने किया तो मुझे और मेरे अहले खाना को टांग दीजिए सूली पर। लेकिन इससे पहले एक और हजरत की वीडियो देखिए जो इस सानहे में नामजद हुए और उसके बाद फिर फाइनली बरी भी हो गए। सुनिए वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। मैं जो है 2013 तक नवंबर तक जो है 90 में मौजूद था एज ए डिप्टी कन्वीनर। बल्दिया टाउन के आगे में आग लगाने से लेकर कॉम्पनसेशन तक मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं एतमाद से ये बात कह रहा हूँ कि इस साना से MKM का भी मेरा ख्याल कोई वास्ता नहीं। इनका वास्ता नहीं तो यकीनन आमने सामने की टीम के किसी रुकन का या उसके घर वालों का वास्ता जरूर होगा। एक और हजरत थे जिनका नाम इस वाक़े से ऐसे खारिज कर दिया गया जैसे उनका इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं था। वो उस वक्त वज़ीर सनत थे। लोग उन्हें रऊफ सिद्दीकी कहा करते हैं। बड़े लिटरेरी आदमी हैं, गज़ल कहा करते हैं, नज़में कहा करते हैं, शायर हैं, अदीब हैं, न जाने क्या क्या हैं। और इससे पहले बानी मुत्तहिदा की शान में मदह सराई करने वालों में सर फहरिस्त हुआ करते थे। इस एक वाक़े से बरी होने के बाद, उनका नाम निकाले जाने के बाद, मुझे अच्छी तरह याद है वो उम्रा करने गए थे। अब पता नहीं ये उम्रा किस हैसियत से करने के लिए गए थे और वहां जाकर के अल्लाह मियां से क्या राज़ो नियाज होंगे, क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ ऑल फोल बोलूं, मुलाहिजा कीजिए मुस्तफ़ा कमाल साहब की हम्माद सिद्दीक में एक चश्मकुशा वीडियो जिसे देखकर आपके यकीनन हाथ पांव फूल जाएंगे। मेरा कारकुन नहीं है हम्माद सिद्दीकी जी, मेरा जिम्मेदार नहीं है हम्माद सिद्दीकी। आई स्टिल ओन माई वर्ड्स के जी जो मैंने कहा था। क्यों? सुने 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 इसलिए कि मैं मेरा आज भी एक कन्विक्शन है कि उसने ये काम नहीं किया। जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, नंबर उसके बारे में झूठ बोल रहा है। मेरा आज भी हम्माद सिद्दीकी जब बोलेगा कि हाँ मैंने जो है वो ये ऑर्डर किए इसकी सारी चीजों की, सही है, तो मुस्तफ़ा कमाल जो है कौम से माफी मांगेगा। आपको कौम से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है कि कौम हमारी माशाल्लाह अल्लाह माफ़ करे इतनी आला ज़र्फ़ है कि वो बड़ी से बड़ी वारदात भूल जाती है। अगर आपकी ये माफ़ी भूल जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पेश खिदमत है फ़ारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मेरे प्रोग्राम में दिया गया इंटरव्यू का एक हिस्सा जिसमें मैंने उनसे बात की थी इन एक हज़रत के बारे में जिन्हें सिद्दीकियों पर एक तोहमत कहा जाता है, हम्माद सिद्दीकी की। ज़रा पहले मुलाहिजा कीजिए। आप दिन रात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक सीनियर रहनुमा की हैसियत से 90 पर खुर्शीद बेगम हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। अल्लाह के नाम के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम लिया जाता था, उनकी खूबियों, उनके खसाइल पे, उनकी मसरूफियात पे रोशनी डाली जाती थी, उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात गिनवाई जाती थी। आप सारे काम करते थे, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता थी कि आपके बराबर वाले कमरे में या उसके बराबर वाले कमरे में वहाँ पर एक और नेकोकार
हम्माद सिद्दीकी नामी मौजूद हैं, जो एक और नेकोकार रहमान भोला को 280 अफराद के मर्डर के अहकामात दे रहे हैं। आप इतने लाइल्म क्यों थे, और अगर आप इतने ही लाइल्म थे तो आप इतने सीनियर लीडर कैसे हो गए? सबसे पहले तो मुझे आपकी जो सहाफ़ती एक जो जिम्मेदारी है ना, उस पर मुझे एक सवाल देना पड़ेगा। जी सर। कि आप भी बहुत शदीद मुतासिर नज़र आते हैं जो प्रोपेगेंडा हुआ है, इतनी किसी ने सफ़ाकी और दरिंदगी का मुजाहरा किया और वो एक हादसा नहीं था। मैं ये नहीं हो सकता कि अपने दामन को और ख़ुद को बचाने के लिए कह दूं कि सब अच्छा था। नहीं, जो गलत था, सियासी फ़ैसले गलत हुए, जो हमें हजीमत का सामना उठाना पड़ता था, जो हमारा मजाक उड़ता था, उन सारी बातों का मैंने इतराफ़ किया। जी नाज़रीन, फारूक सत्तार साहब का कहा सुना आपने देखा। शर्जील इनाम मेमन साहब ने आपके सीनों पे मूंग दला। अनीस कायम खानी साहब ने आपसे सरीहन इनकार कर दिया कि उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो सबसे बाजी ले गए, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि उम्मत मुस्लिमा में वाहिद नेकोकार अगर है तो वो ये हम्माद सिद्दीकी है, बाकी सब इधर उधर के 2 नंबर लोग हैं। और कामरान फारूकी का ये बयान मेरे ख्याल है उनकी नज़र से नहीं गुजरा। ये बयान मैं पहले रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे मज़ीद। ये बताता है कि इसे कामरान फारूकी ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि मुझे 10 मई 2007 को 9-0 बुलवाया गया, जहाँ 12 मई के हवाले से इजलास जारी था। इजलास में फारूक सत्तार, हम्माद सिद्दीकी और वॉटेवर जिम्मेदारान शामिल थे। इजलास में मुझे और दीगर सेक्टर इंचार्जेस को हिदायत दी गई कि वकला को किसी भी सूरत चीफ जस्टिस के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुँचने दिया जाए। चीफ जस्टिस एयरपोर्ट से किसी सूरत बाहर ना आ सकें। इन हिदायत के बाद मैंने 12 मई 2007 को लियारी सेक्टर के वॉटेवर के साथ 50 से ज़ायद मुसल्लह कारकुनान लिए और सड़कों पर आ गए। हमने शदीद फायरिंग की, खौफ व हरास फैलाने के लिए, जिससे कई अफराद ज़ख्मी हो गए। कामरान फारूकी का मजीद कहना था कि मैं अप्रैल 2008 में 9-0 पर होने वाले एक इजलास में शरीक हुआ, जिसमें हिदायत मिली थी कि 12 मई की FIR का मुद्दई सिंध बार का जनरल सेक्रेटरी नईम कुरैशी मुत्तहदा के खिलाफ बार में एहतजाज करने की कोशिश कर रहा है। उसके दफ्तर पर जाकर उसे सबक सिखाना है, जो ताहिर प्लाजा में वाक़ था। हिदायत मिलने पर मैंने अपने जिम्मेदारान अपने लोगों के साथ ताहिर प्लाजा अपने लड़कों को भेजा और उन्होंने ताहिर प्लाजा को आग लगा दी। ये आग केमिकल फेंक कर लगाई गई थी। मजीद कहता है कि मुझे अच्छी कारकर्दगी पर हम्माद सिद्दीकी की सिफारिश पर 2013 में MPA बनाया गया था। बहैसियत रुकन सूबाई असम्बली मैंने टारगेट किलर्स और कारकुनों को असलहा लाइसेंस बनाकर दिए गए थे। ये है हमारे मसीहाओं की हकीकत इल्ज़ामात की रोशनी में। इल्ज़ामात सही हैं या हकीकत कुछ और है, जो मेरे ख्याल में हम पर मुनकशिफ नहीं हो पाई। इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ के गुफ्तगू होंगे साजिद अहमद साहब, जिनका ताल्लुक़ है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। आसिफ हसनैन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिनका ताल्लुक़ है पाक सरज़मीन पार्टी से। उनसे पूछेंगे कहीं मुस्तफ़ा कमाल साहब की इस एक वीडियो से एक चश्मकुशा बयान की रोशनी में अगर कल को हम्माद सिद्दीकी भी मुशर्रफ व पाक सरज़मीन पार्टी हो गए तो क्या उनके ऊपर भी लगाए गए तमाम इल्ज़ामात नल एंड वॉइड हो जाएंगे, जिस तरह से कल हम सीना को भी कर रहे थे कि शर्जील इनाम मेमन पर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात धोखा फ़रेब के सिवा और कुछ नहीं। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। माफ़ कीजिएगा, मज़हर अब्बास साहब का नाम लेना भूल गया। मज़हर अब्बास साहब मारूफ साफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हाँ, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद अहमद साहब, सर आपसे शुरुआत करता हूँ। ये मुझे बताइएगा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का उस वक्त का एक ज़िम्मेदार 9-0 पर इतने बड़े बड़े गुल खिलाता रहा, कराची तंजीमी कमेटी चलाता रहा, बदमाशी करता रहा, भत्ता लेता रहा, टारगेट किलिंग करता रहा और ऊपर वालों को कानो कान खबर ना हुई। कई रिपोर्ट्स में फारूक सत्तार साहब का नाम खुद भी मौजूद है। कैसे मुमकिन है कि MQM का कोई आदमी इतने बड़े बड़े काम कर जाए और वो अकेला हो, तने तनहा हो, उसके साथ और कोई भी ना हो? मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये कि देखें, इसमें कोई शक नहीं कि साना बल्दिया टाउन के हवाले से बातचीत हो रही है। एक बहुत बड़ा जुल्म, नाइंसाफ़ी हुई है और उसमें जिस तरह से लोगों का कत्लेआम किया गया है, ये काबिल मज़म्मत है। और मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान पहले भी कह चुकी है कि इस साने के अंदर जो भी इन्वॉल्व हो, XYZ जो भी इन्वॉल्व हो, उसको फांसी दी जाए
और बल्कि उसको बल्दिया टाउन फैक्ट्री के सामने फांसी दी जाए। अच्छा, दूसरा ये कि अम्माद सिद्दीकी साहब को 2013 में एमक्यूएम से खारिज कर दिया गया था और ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मामला, इसमें कोई शक नहीं, वो देखते थे, बहुत सारे मामला देखते थे, लेकिन ये भी बात सब पर वाज़ेह है, पार्टी के लोगों पर भी, दीगर शोबाजात पर भी, कि हर काम जो शख्स जो जिस फील्ड का जो काम कर रहा होता था उससे दूसरे लोग नावाकिफ़ होते थे, ठीक है ना, और जिसकी जो फील्ड है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम उनका था, वो ऑर्गेनाइजेशन पर तवज्जो देते थे, वहाँ के मामला देखते थे। लेकिन इसमें आप अगर अभी इल्ज़ाम है उन पर, ये अभी प्रूफ भी नहीं है इसका कि वो इसमें अंदर इन्वॉल्व है नहीं है, अगर एमक्यूएम तो साफ करिए, अगर इन्वॉल्व हैं तो बिल्कुल उनको सज़ा दी जाए और उनको सरेआम फांसी दी जाए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नवाब अली वसान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज बढ़ाएं। नवाब साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आपकी हुकूमत उस वक्त भी सूबे में मौजूद थी जिस वक्त ये बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगाई गई थी, किसने लगाई, कैसे लगाई, इसके ऊपर बाद में आऊंगा। ये मुझे बताइए, उस वक्त भी आप यहीं थे और इस वक्त भी आप हैं ना, उस वक्त इंसाफ मिला, इस वक्त क्या गारंटी है कि इस वक्त इंसाफ मिलेगा, अदलो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे, एक और कहानी नहीं दोहराई जाएगी इग्नोरेंस की या इग्नोसेंस की? देखिए, ये बल्दिया टाउन का बड़ा वाकया है, इसमें जो भी हो, कोई भी हो, अगर मेरा भाई भी हो, उनको सजा होनी चाहिए, उनको फांसी पे लटकाना चाहिए, जिस तरीके से इतना बड़ा सानिया हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत या सिंध गवर्नमेंट इनको अच्छी तरीके से देख रही है। तब हालात, जब शुरू में ये हुआ था, तब हालात और थी, आपको पता है कि हालात क्या थे उस वक्त। मुझे याद दिलाता हूं मैं आपको, हालात क्या थे। मफाहमत की बांसुरी बज रही थी, वो बांसुरी जरदारी साहब के हाथ में थी, दस्तरखान बिछा हुआ था, तमाम पार्टियां अपना हिस्सा ले रही थी। बताइए। नहीं, देखिए, ऐसा कोई भी शख्स, जरदारी साहब ऐसा नहीं सोच सकता कि इतना बड़ा बल्दिया का वाकया हो और किसी को सपोर्ट करे और या किसी को, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, उस वक्त एक GIT बनी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे ख्याल में जो GIT में सारी ये जो इंटेलिजेंस इदारे सब कुछ होते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजाएं होनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं की इस बात में, उनको पकड़ना भी चाहिए। साजिद अहमद साहब ने भी कहा कि उनकी बला से वो कल के मरते आज मर जाए, उनको फांसी पे लटका दें, उनके अहले खाना को लटका दें। लेकिन ये मुझे बताइए, ये सब कुछ हुआ क्यों नहीं? आपका वजीर आला उस वक्त कायम अली शाह यहाँ मौजूद था, शर्जील इनाम मेमन साहब को हमने बबांगे दोहल यहाँ घूमते फिरते दिखाया, वो गए थे सैर तफरी करने वहाँ से, अपना जब फैक्ट्री जल रही थी। ये सब काम हुआ क्यों नहीं? नहीं, देखिए, ये कभी कभी ये मैं कहूँ कि हर चीज परफेक्ट चल रही है, ये भी नहीं है, कहीं कहीं कमजोरियां हैं, कहीं कहीं ठीक करनी पड़ती हैं। मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर पे या किसी इतने बड़े सानिए पे कोई किसी से भी अगर मेरा बाप भी हो ना, उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जो भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगेन वही बात आ गई। मजहर अब्बास साहब, सर खुशामदीद कहता हूं आपको प्रोग्राम में। सर ये मुझे बताइएगा, इस वक्त कल जो कुछ भी हुआ टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कुछ भी लोगों ने देखा, आपके ख्याल में इस दफा कुछ और नया देखने के लिए मिलेगा या एक मरतबा फिर मुशर्रफ ब पाक सरजमीन पार्टी हो जाएगा ये शख्स, या सौलत मिर्जा की तरह इसे भी कुर्बानी का बकरा बना के लटका दिया जाएगा, असल जिम्मेदारों तक पहुंचने की तकल्लुफ ही नहीं रवा रखा जाएगा? क्या होने वाला है सर? नहीं, देखिए, जो भी इन्वॉल्वमेंट। नवाब साहब, सर मजहर साहब बात कर रहे हैं, सर काइंडली जरा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। देखिए आरफीन, जब भी एमक्यूएम के किसी हवाले से जब भी कोई बात होगी तो उसको आप आइसोलेशन में कभी भी नहीं कर सकते। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने बिहाफ पे कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। बल तो अभी जिस तरह अभी साजिद कह रहे थे कि अभी ये एस्टैब्लिश होना बाकी है कि वाकया असल में हुआ कैसे था, क्या था। अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो तो उन बयानात की रोशनी में आई हैं जो बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। देखिए, इसके दो पहलू हैं। बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक और दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया है ये, लेकिन इसमें ना आप उनके मालकान को बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं, ना उस वक्त की सूबाई हुकूमत को, क्योंकि वो मालकान जिस तरीके से इस केस से निकले हैं वो अपनी जगह बहुत अहम पहलू है। फिर उसके बाद उसमें जो इंटरनेशनल जो ट्रेड यूनियंस की बॉडीज हैं वो भी इन्वॉल्व हुई हैं, ILO का वक्त भी आया है इसमें बहुत सी चीजें हैं इस केस में। और ये केस इतनी आसानी से हल भी नहीं होगा। इस केस की जो प्रोसिक्यूशन है वो अभी आपके जब सामने आएगी, जब ये केस का मुकदमा चलेगा तो फिर अंदाजा होगा कि इस केस की कई जहतें हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ, चाहे वो 12 मई का वाकया हो, चाहे ये वाकया हो या कोई भी वाकया हो, ये आइसोलेशन के वाकयात नहीं हैं।
ये किसी इंडिविजुअल एक्ट के वाकयात नहीं है, चाहे वो चाइना कटिंग हो, ये कोई इंडिविजुअल, ये एक इसमें बहुत से लोग बिल्कुल इसमें मुबैना तौर पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अंदर इसके बहुत से पहलू जब आपने अभी जो कामरान फारूकी के बयानात के हवाले से जो उनके बयानात सामने उसमें हैं, इस 12 मई के वाक़े में परवेज मुशर्रफ साहब के अपने रोल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुरुस्त है सर। कथा कलामी की इजाजत चाहूंगा। आसिफ हसनैन साहब काफी देर से इंतजार फरमा रहे हैं। आसिफ हसनैन साहब, जहमत के लिए माजरत जो आपको उठानी पड़ी इंतजार की सूरत में। सर ये मुझे बताइएगा, डॉन की एक रिपोर्ट है 28 अक्टूबर यानी आज ही की, लिखते हैं हम्माद सिद्दीकी वॉज सेड टू बी इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्तफ़ा कमाल लेड पाक सरजमीन पार्टी। एक इल्ज़ाम, एक तोहमत तो ये हो गई। दूसरी, उस वीडियो की जो वजाहत कर दीजिएगा जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब वकालत फरमा रहे हैं बबांगे दोहल, उस एक मुलजिम के बारे में जिसके खिलाफ सारे लोग गुफ्तगू करने के लिए राजी हैं। तीसरी बात, इस वक्त एक चैनल पे जिस वक्त मैं ये फतवेबाजी कर रहा हूँ, कराची के एक मारूफ सहाफ़ी इम्तियाज़ फारान साहब ने एक न्यूज़ ब्रेक की है, कितनी मुस्तनद मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब की मुलाकात हुई है हम्माद सिद्दीकी साहब से। इन तीनों बातों पर अगर ब्रीफली आप तबसरा फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई, पहली बात तो यह है कि सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से जो आपने बात की है, सानिया बल्दिया टाउन समेत कोई एक वाक़या भी जिसमें इंसानी जानें गई हैं, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें जो लोग भी मुलव्विस हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपका सारा इंट्रो देख रहा था और अभी भी जो आपने बात की है उस सारी बातों में आप खुद ये कह रहे हैं बार बार कि ये सारे इल्ज़ामात हैं, ये एलिगेशंस हैं, तो फिर हम किसी नतीजा सुनाने की पोजीशन में नहीं है। नतीजा तो जिन्होंने सुनाना है उन्होंने सुनाना है, लेकिन एक चीज मुस्तफा कमाल साहब सुना चुके हैं, वो तो कह रहे हैं कि इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनको कैसे पता? देखें मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि नतीजे सुनाने का ताल्लुक उन अदालतों का है जहां पर वो एविडेंस जाने हैं, विटनेसेस जाने हैं और फैसला करना है। आपको शायद इस बात का भी इल्म है कि इसी सानिया बल्दिया टाउन की एक GIT पहले हो चुकी है जिसमें पुलिस अफसरान को जो है वो डाला गया था और वो रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। अब उसके बाद एक नई बात सामने आई कि भाई ये लोग मुलव्विस हैं, तो मैं फिर ये कहूँगा कि अगर कोई मुलव्विस हैं तो उसको अदालतों तक जाने देना चाहिए। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम सर, हमारी बदकिस्मती ये है कि मैंने 3 सवाल पूछे और आपने सिर्फ एक का जवाब दिया और वो भी इतना लंबा। अब मुख्तसर करके अगले 2 सवालों के जवाब भी इनायत करें तो मैं फिर नवाब साहब की तरफ जाऊं या साजिद अहमद साहब। मैं आपके मुताबिक और ख्वाहिश के मुताबिक तो कोई जवाब नहीं दे सकता। नहीं, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, मेरे अगले 2 सवालों का जवाब तस्दीक या तरदीद की सूरत में अगर आप दे दें। नहीं, आपने जितना बड़ा इंट्रो दिया उसमें पूरा नतीजा सुना दिया। आपने अभी राय नहीं ली थी, आपने पूरा नतीजा सुनाया था। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि मुस्तफ़ा कमाल समेत कोई शख्स भी हम्माद सिद्दीकी कोई PSP का कारकुन नहीं है। अगर PSP का कारकुन हो तो हम ये कहें कि नहीं हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी वाकयात मुल्क भर में हुए हैं, खा वो बल्दिया टाउन का वाकया है या मॉडल टाउन का वाकया है, आपका नुक्ता कन्वे हो गया। नवाब साहब आप मेरे साथ हैं सर, आप मुझे सुन सकते हैं। जाने गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गॉट योर पॉइंट आसिफ साहब। नवाब साहब आप मेरे साथ हैं सर? मैं साथ हूं। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, जो काम उस वक्त नहीं हो सका वो आज हो सकता है। चलो, कायम अली शाह साहब किसी वजह से, मसरूफियत की वजह से भूल गए होंगे। 280 अफराद का मरना वैसे भी हमारे हुक्मरानों के लिए क्या हैसियत रखता है, चलो खैर है। लेकिन अब इतना ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव वजीर आला हमारे पास आया, अल्लाह नजर बस से बचाए, मुराद अली शाह साहब। जो काम वो नहीं कर सके कायम अली शाह, वो मुराद अली शाह साहब करेंगे आपके ख्याल में, या उनके पास भी मसरूफियत बहुत है, वक्त की कमी है, मफाहमत चलने वाली है, कुछ और होने वाला है? नहीं, देखिए, इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा सानिया बल्दिया टाउन का वो आज सबके सामने है। ये जब GIT बनी और ये जब अदालत में केस है तो अदालत क्यों नहीं फैसला दे देती, क्यों नहीं कहती कि ये नौआल है?
क्यों इस चीज को रोका जा रहा है? अदालत वोट लेके आती है? पहले मुझे ये बताइए, एक मिनट, अदालत से बात नहीं कर रहा मैं, आपसे बात कर रहा हूँ। आपका चीफ मिनिस्टर इस सूबे में मौजूद है, आप लोग इस सूबे में नाजिल हैं, ये मुझे बताइए, मैं पूछूंगी इससे। बात तो सुनो ना, GIT में सारे बैठते हैं, उनको कहो कि क्यों नहीं इनको सजा के फिर किताब तक पहुंचाते। भाई उस GIT के अलावा किसी GIT का रिपोर्ट सामने आई जिसमें खास तौर पे एक आदमी को घर भेजना मकसूद था? ये मुझे बताइए। उस वक्त के तब कौन था? जब ये लंदन था, लंदन इनके हेड था, वही थे, सारे इन्वॉल्व थे, सबको पता है। इनको अदालत में सजाएं होनी चाहिए, देनी चाहिए, बिल्कुल 100% सजाएं देनी चाहिए। जो इतना बड़ा सानिया है, उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, कोई किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ सिंध गवर्नमेंट की कहीं कहीं कोताही है, कहीं 280 अफराद अगर रोजे मैशर जरदारी साहब और आपका रास्ता रोक के खड़े हो गए तो आप लोग कैसे निकलेंगे सर? कहीं 280 अफराद थे। नहीं, जरदारी साहब ने कहा है कि जो क्रिमिनल है उनको सजा होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी। सर बड़ी तोप चला ली, ये तो आप भी कह रहे हैं, ये तो आसिफ हसनैन भी कह रहे हैं, ये तो साजिद अहमद भी कह रहे हैं, ये मजहर अब्बास साहब ने भी कहा और ये मैं भी मानता हूँ। नया क्या है? जरदारी साहब वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त भी उनकी पार्टी की सूबे में हुकूमत है, कर क्या रहे हैं? 300 लोग क्या है, वो तो मरवा सकता है, उनको पकड़े, उनको क्यों नहीं लेके आते? उनको क्यों नहीं? वो सारा बताएगा कौन है क्या है। ये भत्ते पे ऊपर सारा मसला हुआ था, ये देखिए, इनको क्यों नहीं अदालत में जो है तो वो तो उनको फैसला करना चाहिए। मेरे ख्याल में रियायत नहीं होनी चाहिए। खुदा नाज़रीन, सवाल है, जवाब नहीं है, यहाँ इसी इग्नोरेंस के साथ वाकई में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आकर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है इस आखिरी सेगमेंट में। यहाँ नवाब साहब दाग़े मफारकत दे गए, लेकिन उनकी जगह ले लिए क़य्यूम सुमरो साहब ने, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध से ताल्लुक़ है उनका, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, साजिद अहमद साहब यहाँ मेरे एक सवाल के मुंतज़िर हैं। साजिद साहब, मजहर अब्बास साहब ने अभी इब्तदाई सवाल का जवाब देते हुए एक जुमला कहा, अली इंटरप्राइजेज़ यानी वो एक बदकिस्मत इदारा कि जो जलाकर खाकस्तर कर दिया गया, उसके मालकान भी किसी न किसी तरह से इस केस में शामिल हैं। आपके ख्याल में उन्होंने जो अगला जुमला कहा था कि इस केस से मालकान जिस तरह निकले, मैं इसकी तस्दीक कर दूं सर, इस केस से मालकान निकले नहीं थे, उन्हें एक नेकोकार ने निकाला था। कुछ मीडिया ने, कुछ सेगमेंट्स ऑफ द मीडिया ने रिपोर्ट किया था, जो अभी उम्रा करके आए, जिनका मैंने नाम पहले सेगमेंट में लिया था, जो वज़ीर सनत थे, जिनका ताल्लुक़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से था। रऊफ़ सिद्दीकी साहब को क्यों ना उनका गिरबान पकड़ लिया जाए कि वो भी इसमें उतने ही शरीक हैं जितना अली इंटरप्राइजेस के मालकान। अच्छा, जिस वक्त ये सानिया हुआ था उस वक्त फौरी तौर पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि रऊफ़ सिद्दीकी भाई ने उस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया था फौरी तौर पर। अच्छा, तरीक़ेकार भी यही है, किसी पर कोई इल्ज़ाम हो, इस्तीफ़ा दे, उसको फेस करो, उन्होंने मेरे ख्याल में उसको फेस भी किया था। अच्छा, रऊफ़ सिद्दीकी भाई भी अभी यहीं पर पाकिस्तान में कराची के अंदर मौजूद हैं, वो कहीं रेंज से, इदारों की, अदालतों के रेंज से बाहर नहीं है, उन्होंने फेस भी मुख्तलिफ चीज़ों को किया है। जहाँ तक रह गई सानियात की बात, इस चीज़ पर तो तमाम लोगों का कंसेंसस है जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सानियात हुए उसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है उसको पकड़ा जाए, उसको पनिश किया जाए, इस पर तो सब के सब एग्री हैं। लेकिन मसला सारा यह है कि इसी कराची के अंदर बहुत बड़े बड़े सानियात हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर अलीगढ़ कस्बा का वाक़या हो चुका है। नहीं, उससे पहले जो हुआ था वो मैं एक तरतीब बता, नहीं मैं सान है 12 मई, मैं आपको नश्तर पार्क। अच्छा, नश्तर पार्क जब हुआ तब भी आपका वज़ीर दाखिला, 12 मई जब हुआ तब भी आपका वज़ीर दाखिला। सर आपको कैसे एग्जाम? देखिए, इन सब चीजों में कॉमन क्या चीज है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। आपने 12 मई का, कराची के लोग, पार्क का, कराची के लोग, तमाम लोगों का आपने जिक्र किया। मैंने भी सोहराब गोट का वाक़या, अलीगढ़ साना, अलीगढ़ कस्बा का वाक़या, साना 30 सितंबर हैदराबाद का वाक़या, सब वाक़यात हुए हैं। इन सब चीज़ों के अंदर कॉमन चीज़ ये है कि आज तक जो भी कल्प्रिट इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने हज़ारों लोगों को कत्ल किया है, मारा है, आज तक कानून उनका कुछ नहीं कर सका है। आज चलें, कानून के लिए आपने एक अच्छा सवाल छोड़ दिया। मेरे ख्याल है को इस जानिब साजिद अहमद साहब की इस तवज्जो दिलाओ, नोटिस की जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। क़य्यूम सुमरो साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सर अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली ये बता दीजिएगा, 280 या 260 या 250 जितने भी बेगुनाहों का खून हम्माद सिद्दीकी या किसी और या खुद मुझ पर, मेरे दामन पर है,
आपके ख्याल में आपके इस दौर में क्या उन लोगों को सजा हो पाएगी या इस मर्तबा भी वही होगा जो हर मर्तबा होता रहा है 70 सालों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं कहाँ से शुरू करूँ? जो है आपका 18 अक्टूबर को जो हुआ सबसे बड़ा वाकया हुआ 4 साल का, इसमें मोहतरमा के नहीं सर, नो। 18 अक्टूबर से आप शुरू करेंगे, उसके बाद लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। नो सर, 18 अक्टूबर 27 दिसंबर हम किसी अलग नशिस्त में बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा सिर्फ उन 280, 200, 200, 250 बेगुनाहों की जिनका जिक्र से ये महफिल मैंने सजाई है। मैं बात कर रहा हूं सानिया बल्दिया टाउन की। काइंडली अपने जवाब को सिर्फ वहीं तक महदूद रखिए। जी सर, प्लीज गो ऑन। अगर आप मुझे इस तरह गाइड करोगे तो मेरा कोई जवाब नहीं। खुदा हाफिज सर, मुझे भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी ही लंतरानी सुनानी है, आपको 280 लोगों का कोई ख्याल नहीं है, तो मुझे और इस प्रोग्राम को भी आप नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। मजहर अब्बास साहब, जो बेहिसी इस वक्त आपने मुलाहिजा की, उस पर कोई तबसरा आप फरमाना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, वो तो पता नहीं क्यों कयूम सुमरो साहब चले गए, उनको जवाब दे सकते थे, इसमें तो कोई भी वो नहीं है। ये सर अगर मौजूद होते तो सामने में ज्यादा बात करना बेहतर होता। अगर वो चले राइट सर, चलें ठीक है। मैं इस सवाल को जरा थोड़ा सा रिवर्ट कर देता हूं, बल्कि दूसरा ही सवाल पूछ लेता हूं आपसे। आपके ख्याल में हम रहमान बोहला को बैंकॉक से ले आए, आपके ख्याल में हम दुबई से ले आए हम्माद सिद्दीकी को, अगर इनका कुछ भी नहीं होना है और इन्होंने ऐसे ही बेगुनाह साबित हो जाना है, तो फिर हम इन तमाम लोगों का एक म्यूजियम बनवा के न रख दें, लोग आते जाएं, टिकट लगा दें, थोड़ी सी आमदन का जरिया भी हो जाएगा और इन लोगों की फरागत भी हो जाएगी। देखिए नूरुल अरसी ने एक तो चीज ये है कि आप इस तरह मैं और आप इस तरह परसीव करते हैं जैसे हम कन्विक्शन सुना रहे हैं। ये हम्माद सिद्दीकी पर या XYZ किसी पर भी ये इल्जाम है ना, ये इल्जाम है। इल्जाम गलत भी हो सकता है, इल्जाम सही भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है इतने सालों में कि हम एक मीडिया हाइप बनाते हैं किसी केस की, और उसके बाद अल्टीमेटली जब वो आदमी छूट के निकल जाता है उस केस से, तो पूरा केस खत्म कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि अभी कुछ अरसे पहले, कुछ महीनों पहले, कराची की तारीख की सबसे बड़ी पुलिस ने असला की खेप पकड़ी थी अजीजाबाद के एक घर से। जी सर। और उसका कितना चर्चा हुआ था। आज ना उस केस का कहीं अता पता है, ना उनके किसी मुल्जिम का अता पता है, और ना ये सवाल कभी किसी वजीर से किया जाता है या वजीर आला से किया जाता है कि भाई उस केस का बना क्या। तो हमारे यहाँ यही होता है नूरुल आरतीन कि हम JIT की कानून में कोई हैसियत नहीं होती। हम JIT को जिस तरह प्रेजेंट करते हैं वो ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि बस JIT के बाद सिर्फ जज जो है वो कन्विक्शन सुना देगा। हम्माद सिद्दीकी आके मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने एतराफ करे, या एतराफ करता है तो फिर केस आगे ये बढ़ सकता है। ये केस मेरे लिहाज से जाती तौर पे ये केस पहले ही बहुत खराब हो चुका है, इसकी प्रोसिक्यूशन पहले ही बहुत खराब हो चुकी है। इसकी जो केमिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसमें चीजें सही तरीके से सामने नहीं आ सकेंगी। ये बड़ा अलमिया है, और इसमें मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा कि इनके मालकान का इस केस से निकल जाना या निकाले जाना और इस केस से बच निकलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आगे किसी इस तरह के हादसा से बचना चाहते हैं तो उस वक्त जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है उसकी एक बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन थी कि उन साइट की फैक्ट्रीज के अंदर वो सारी चीजें इंतजाम किए जाए। कुछ भी नहीं हुआ, दुरुस्त कह रहे हैं सर। आप कथा कलामी की इजाजत दीजिएगा। आसिफ हसनैन साहब से एक सवाल पूछ लूं। आसिफ साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब को यकीन है कि उन्होंने हम्माद सिद्दीकी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि ऐसा है। आपके ख्याल में मजहर अब्बास साहब ने अपनी गुफ्तगू में असलहे की जिस खेप का जिक्र किया था जो 90 के करीब से कहीं बरामद हुई थी, आप जब तक मुत्तहदा पाकिस्तान का हिस्सा थे, इस तरह का कोई ट्रक, कोई गधा गाड़ी, कोई ऐसी चीज़ आपने आती जाती देखी कि जिसके ऊपर इस तरह की खेप असले की पहुंचाई जा रही हो, या रातों रात ये काम हो गया? आपकी नॉलेज में इस तरह की कोई और जगह है जहां से इस तरह की खेप पकड़ी जा सके या कोई ऐसा काम किया जा सके, या इस तरह के और हम्माद सिद्दीकियों की राह बंद की जा सके, मजदूद की जा सके? देखिए, मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ, रिव्यू करा दूँ। पाकिस्तान में अदालतों में जाने वाले 80% केसेस
इस बुनियाद पर बरी हो जाते हैं या बरी हो रहे हैं कि उन पे प्रॉपर एविडेंस नहीं होता। हम एलिगेशन लगाते हैं, हम मीडिया पे उसकी हाइप बनाते हैं और उसके बाद जब उस पर एविडेंस नहीं होते, विटनेसेस नहीं होते, तो वो केस फारिग हो जाते हैं। आप बार बार एक बात आपने की, मुस्तफ़ा कमाल ने ये बात की, देखें अब मसला ये है कि कोई सच बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई सच बात कह दो तो वो कहता है कि नहीं, मेरे मुताबिक अगर कोई बात है या मैंने जो एज्यूम कर ली है जो बात, वो बताई जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने क्लियर कहा कि भाई मेरा वो पार्टी का कारकुन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस केस में वो ताल्लुक नहीं है, और अगर है तो भाई फिर आपके पास अदालतें और कानून मौजूद है, तो आप थोड़ा सा उस पर भी छोड़ दें, ये सारी चीज़ें उनको करने दें। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी ये तो बिल्कुल एलिगेशन नहीं है, ये तो रिजल्ट है कि भाई ये मुलविस है, तो ऐसा होता नहीं है। बेशतर केसेस में जीआईटी बने या इस किस्म के एलिगेशन लगे, इस किस्म के वो इल्जामात ही होते हैं, जब अदालतों में जाते हैं फिर पता चलता है कि भाई उसके बयानात क्या हो रहे हैं और उस पर जो इस्तगासा है या दीगर लोग हैं, इदारे और इंतजामिया, उन्होंने क्या एविडेंस दिए हैं। तो मैं फिर ये कहूँगा कि ये भी जो चीज़ है, ठीक है आपने इस पर प्रोग्राम रखा, बिल्कुल रखें, इसलिए कि ये बहुत बड़ा मरहला है, लेकिन फिर किसी को भी इसमें बचत ना हो। मदर साहब ने सही कहा कि जो मालकान है उनको भी इंटरपोल के जरिए इस कटहरे में लाके खड़ा किया जाए और पूछा जाए कि भाई ये क्यों हो रहा है, और जिन जिन के नाम सर उससे पहले उन तमाम बेहिस सियासतदानों को खड़े करके और उनको सजा न सुना दी जाए जो इन तमाम वाकयात के बावजूद भी सिर्फ लफ्जी बयानात देते रहते हैं, जो सिर्फ लफाजी करते रहते हैं, जिनसे सवाब चना और जवाब गंदुम मिलता है। आपके ख्याल में फिर उस तरह के सियासतदानों का क्या किया जाए जो कल तक जाकर के 90 पर माथा टेकते थे और आज अपनी नई 1.5 ईंट की मस्जिद बना करके अपने आप को तमाम चीजों से बरी जिम्मा समझते हैं। मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं बहुत से दीगर लोगों की बात कर रहा हूं। आपके ख्याल में अगर कल को कोई एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, एक विकेट और गिर जाती है, आपके ख्याल में आप अपने आप को अपने वोटर्स से किस तरह से हमकिनार कर पाएंगे, उनकी निगाहों का जवाब किस तरह दे पाएंगे? 280 लोगों को इंसाफ मिलना अदालत का काम है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे जज बनने की, वकील बनने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वकील तो बनूंगा। ये मुझे बताइए, आप इतनी जोर शोर से, इतनी शद्दोमद से मुकदमा लड़ तो रहे हैं, इस लड़ाई का ग्राउंड क्या है सर? कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एक मुमकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस? पहली बात तो यह है कि मैं किसी का मुकदमा लड़ नहीं रहा हूं और मुझे किसी के मुकदमे की ज़रूरत नहीं है। सब ने अपनी कब्र में जाना है और अपना हिसाब देना है। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं और आप एक ही कटोरे में खड़े हैं। मुझे किसी बात पर नतीजा सुनाने का या आपको नतीजा सुनाने का इख्तियार हरगिज़ नहीं है। मैं और आप राय दे सकते हैं, लेकिन अगर हम नतीजा सुनाने बैठ जाएं तो फिर तो सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उस वक्त जो हुकूमत थी या आज जो हुकूमत है, आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी जिम्मेदारी है, उस हुकूमत की, इदारों की जिम्मेदारी है इन सारी चीज़ों को ट्रेस करें, उनको कटहरे में लाकर खड़ा करें, और अगर कोई मुजरिम है उसको सजा दें। लेकिन मुलजिम को अगर हम मुजरिम बना दें, आपने कहा कि कोई सियासतदान, मैं इसको 2 अल्फाज आगे बढ़ाता हूं, कोई सियासतदान नहीं, अगर कोई एंकर, अगर कोई ब्यूरोक्रेट या कोई भी शख्स अगर किसी चीज को गलत अंदाज में इंटरप्रेट करता है या फिर ये कोशिश करता है कि किसी मुल्जिम को मुजरिम बना दे, 40 सेकंड रह जाने पर आपने एंकरों का तस्करा छेड़ दिया था। इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम रखा जा सकता है, अगर आप अपनी विलिंगनेस शो करें तो मैं उन एंकर्स के हवाले से एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन करता हूं और आपको दावत देता हूं कि सबूत के साथ उन तमाम एंकर्स के खिलाफ मेरे प्रोग्राम को पेडेस्टल बनाएं। अगर मैं और मेरी अगली पिछली 7 नस्लें करप्ट निकलें, गोली से उड़ा दें, और अगर किसी एक एंकर का ताल्लुक आपसे या आपकी साबका जमात से साबित हो गया, जिसको आप लोगों ने या आपके आगे पीछे वालों ने खरीदा हो, तो फिर आप सियासत नहीं, ये मुल्क, ये शहर, ये सियासत छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। आप वादा करते हैं?